गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 11th का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि कोई भी रसायन या कोई भी तत्व या कोई भी परमाणु बंधन क्यों बनाता है, बंधना क्यों चाहता है। तो सबसे पहली बात है कि अलग अलग आदमी का स्थिरता नहीं रहता है, इसलिए हम एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं। उससे क्या होता है? हमारी स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस हो, हमारी स्थिरता हो, हमारी स्टेबिलिटी हो, तो निश्चित रूप से हमें 2-4 लोगों का सहयोग चाहिए। इसका मतलब 2-4 लोगों के साथ मुझे बंधन बनाना पड़ेगा। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल का तमाम तत्व अलग अलग और स्थिर होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के साथ बंधना चाहते हैं ड्यू टू स्टेबिलिटी, ताकि उनमें भी स्थिरता है, उनका भी इस पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस हो। इसी कारण से रासायनिक बंधन बनता है। जैसे सिंपल एक छोटी सी बात करें तो जैसे हमारा अल्फाबेट्स है ABCD, ये अलग अलग कुछ भी समझाने या समझने के लिए सही नहीं है, लेकिन जब उन अक्षरों को, जब उन शब्दों को जोड़ दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है, तो उससे देखिए कितनी बड़ी लैंग्वेज, भाषा बन जाती है, जिससे हम अपनी मन की हर बात को दूसरे को समझा सकते हैं। तो जिस तरह से अलग अलग शब्द मिल करके अलग अलग वाक्य या अलग अलग शब्द बना देते हैं, उसी तरह से हमारे आवर्त सारणी के अलग अलग तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक जो आवर्त सारणी में उपलब्ध 118 तत्व हैं, उनको अलग अलग रेशियो में कंबाइंड करा के लगभग 50 लाख कंपाउंड बनाया जा चुका है। 50 लाख यौगिकों का निर्माण हो चुका है, और उसके पीछे इकलौता मकसद या रीजन है स्थिरता, स्टेबिलिटी। तो जब भी हम बात करते हैं कि ये बंधन क्यों बनता है, रासायनों के बीच बॉन्डिंग क्यों होती है, तो ड्यू टू स्टेबिलिटी, स्थिरता। अब सवाल आता है कि आखिर ये स्थिरता कैसे बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि हर तत्व में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके केंद्र या नाभिक में अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। तो हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। उस विन्यास से हम लोग बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैलेंसी कहते हैं, जिसको हम लोग बताते हैं संयोजकता। क्या कहलाता है? संयोजकता। अर्थात कितना अच्छा वर्ड है, संयोग करने वाला अंक। देखिए कितना सुंदर बेस्ट है, संयोग करने वाला अंक को क्या बोलते हैं? संयोजकता, वैलेंसी। इसका मतलब हर एक तत्व अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस
का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जो स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है उसको प्राप्त करना चाहता है, और उसी ऑक्टेट, उसी वैलेंसी को प्राप्त करने के लिए वो एक दूसरे के साथ संयोग करता है, और उसी से उसको स्थिरता प्राप्त होती है, जिसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। अर्थात जब दो तत्व आपस में जिस आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हैं, उसी आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं, केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जिस आकर्षण बल के द्वारा संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, बंधते हैं, उसे ही हम रासायनिक बंधन कहते हैं। क्लियर है क्या? देखिए इसका कितना अच्छा डेफिनेशन है कि किसी अणु में घटक या अवयवों को परस्पर बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन कहते हैं। अर्थात रासायनिक बंधन क्या है कि जैसे ए अलग है और उसके साथ बी संयोग किया तो बनाया ए डैश बी। ये जो ए डैश दिख रहा है ना, इसी डैश को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। तो कहता है कि कोई यौगिक या अणु बना, इस अणु के जो घटक हैं ए और बी, उनके परस्पर बंधने को, आपस में जुड़ने को, बल को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक बंधन। क्लियर है? अब कहता है कि रासायनिक बंधन बनता ही क्यों है? तो भी बताया था, ड्यू टू। क्यों बनता है? ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्थिरता के लिए ये बॉन्ड बनता है। मतलब हर चीज क्या होना चाहता है? स्थिर होना चाहता है। इसी स्थिरता के लिए रासायनिक बंधन बनता है। अब ये जो रासायनिक बंधन बनता है, इसके मुख्य कारण क्या है? तो कॉज क्या है भाई? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहला कारण है लोवेस्ट एनर्जी, मतलब न्यूनतम ऊर्जा। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि जहां पर ऊर्जा कम रहेगी वहां स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। हम लोग पहले से भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जानते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या संबंध है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल संबंध, उल्टा संबंध। अर्थात किसी एटम का एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। उल्टा भी कह सकते हैं, एनर्जी लोएस्ट मतलब घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इसी एनर्जी को कम करने के लिए ये बंधन बनता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या चाहिए? स्थिरता, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगा? जब उसका ऊर्जा कम होगा। और हम लोग केमिस्ट्री में किसी तत्व का एनर्जी कब कम मानते हैं? जब उसमें ऑक्टेट रूल्स अप्लाई। कौन सा रूल? ऑक्टेट रूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं अष्टक नियम। और ये अष्टक नियम कैसे लागू होता है? कि जब हम किसी तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन कर देते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। और ये 8 इलेक्ट्रॉन के लिए जितना भी जोड़ या घटाव करना पड़ता है, इसी को हम लोग अभी अभी बताए थे वैलेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं, जिसको हमने नाम दिया था संयोग करने वाला अंक, जिसका मतलब होता है संयोजकता। इसका मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना भी पहले से इलेक्ट्रॉन है, उसको या तो आप जोड़कर या तो आप कुछ घटाकर कितना बनाना चाहते हैं? 8 बनाना चाहते हैं। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। और अष्टक नियम के पालन करने से क्या होता है?
निष्क्रिय गैस की उपाधि मिलती है। और निष्क्रिय गैस कैसा होता है? स्थिर होता है, स्टेबल होता है। तो हम लोग अब निकालना सीखेंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो आइए बात करते हैं, तभी तो हम किसी को स्थिर कर पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि ये जो संयोजकता कैसे निकाला जाता है। अभी आपको बताए थे कि हिंदी में बात करें तो संयोग करने वाला अंग कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? वैलेंसी। अर्थात कंबाइन करने की कैपेसिटी को ही हम लोग वैलेंसी कहते हैं। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे निकलती है? तो जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, तो उससे हमें पता चल जाता है कि उसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन पहले से है और उसको 8 करने के लिए कितना प्लस या माइनस करना पड़ेगा, और उसी को हम लोग उसका क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें मान लीजिए सोडियम का, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी को हम लोग ऑर्बिट वाइज लिखते हैं 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, तीसरे ऑर्बिट में 1। तो ध्यान से देखना है, अगर हमसे कहता है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सिर्फ 1। कितना है आउटर मोस्ट में? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको हम वैलेंसी नहीं कहते, इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, इसको हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ना कि वैलेंसी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना है, तो वैलेंसी क्या है? तो कहता है इसको जितना हम प्लस माइनस कर देंगे जिससे हमारा आउटर मोस्ट में कितना हो जाए? 8 हो जाए। तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो यहाँ आउटर मोस्ट में कितना हो जाए? 8। इसलिए इसकी वैलेंसी कितना कहलाएगी? 1। लेकिन आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, थोड़ा क्लियर होगा। अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। इसका विन्यास में क्या आएगा? 2 और 4। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर कहता है कि आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। इसको 8 करने के लिए और कितना चाहिए? 4। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। मतलब संयोजकता कितना हो गया जी? 4। ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रोजन आ जाए, कितना आ जाए? नाइट्रोजन, इसका कितना होता है? 7। तो इसका हम लोग लिखते हैं 2 और 5। तो अब यहां से देखिए वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। लेकिन 8 करने के लिए इसको कितना चाहिए? 3। इसलिए इसकी वैलेंसी कितना हो गई? 3। ध्यान देना है और गौर से सीखना है, यही है वैलेंसी और ये है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कितना है? 8 करने को लिखते हैं 2 और 6। तो अब हमें बात करें इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना? 6। इसको कितना चाहिए? 2। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अगर हम लोग बात करें किसी का, जैसे फ्लोरीन का, तो 9। इसका लिखते हैं 2 और 7। तो इसमें कितना जोड़ेंगे 8 होगा? 1। इसलिए वैलेंसी कितना? 1। तो ध्यान से देखना है कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर 2 चीज पता करते हैं। एक आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिसको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसको 8 करने के लिए कितना लॉस या गेन करना पड़ता है, उसको हम लोग वैलेंसी या संयोजकता। तो एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है लेविस। क्या नाम है बेटा? लेविस। उन्होंने
लेविस डॉट स्ट्रक्चर दिया। क्या दिया? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि जो भी तत्व की वैलेंसी है उसको हम लोग डॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? डॉट से दिखाएंगे। जैसे अगर हमें कार्बन का दिखाना होगा, इसके अकॉर्डिंग कार्बन का 4 1 2 3। उसी तरह अगर नाइट्रोजन में मुझे आउटर मोस्ट में दिखाना होगा तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना? 5। तो नाइट्रोजन का ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5। उसी तरह से अगर मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का दिखाना होगा तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 1 2 3 4 5 6। इसको क्या कहते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इससे क्या पता चलता है कि इसको और कितना करना पड़ेगा? क्या करने के लिए? 8 करने के लिए। तो ये हमारा कहलाता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं कि ये 8 करने के लिए हम 3 तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। या तो हम इलेक्ट्रॉन का लेन देन करते हैं, या तो कंप्लीट ट्रांसफर करते हैं, या तो इसी इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल साझेदारी करते हैं, शेयरिंग करते हैं, या फिर हम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। मतलब इस 8 को पूरा करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं और इसी कारण से हमें 3 तरह के रासायनिक बंधन पढ़ना पड़ता है। पहला का नाम आयनिक, दूसरे का नाम सहसंयोजी, तीसरे का नाम उप सहसंयोजी। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और क्वाड्रुलेट। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसका डॉट स्ट्रक्चर, इसमें इन नंबरों को लाने के लिए, इन नंबरों को प्राप्त करने के लिए, ताकि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाए, इसके लिए हमारे तत्वों के पास 3 विधियां हैं। 3 तरह से इस ऑक्टेट को परमाणु प्राप्त करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करेंगे, या तो साझेदारी करेंगे, या तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे। और इस कारण से 3 तरह के बंधन बनते हैं, रासायनिक बॉन्ड बनता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जिसको अभी हम लोग बंधन कहते हैं। ये बंधन पहले तो देखा क्यों होता है, कैसे होता है, फिर हम उसको कैसे प्राप्त करते हैं, अब उसको प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, और इसी विधि के आधार पर हम लोगों को कितने तरह के बंधन पढ़ना है। तो मूल रूप से जितने भी अस्थिर, ध्यान से सुनिए, अस्थिर जो स्थिर नहीं है, अस्थिर तत्व होते हैं, वो इसके लिए 3 विधियां अपनाते हैं, 3 तरह से इसको प्राप्त करते हैं। देखिए हम लोग, कहता है कि जो अस्थाई विन्यास वाले तत्व हैं वो 3 तरह की प्रोसेस को अपनाते हैं, जिससे उनका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, और स्थिर हो जाते हैं। मतलब उनकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। तो पहली विधि क्या है? तो कहता है पहली विधि है कि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं या ग्रहण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं उस ऑक्टेट को। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम इसको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये विधि का नाम है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाले को कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो कंप्लीट ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, और इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजकता, वैलेंसी का नाम है,
और बॉन्ड का नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसी को हम लोग कहते हैं और आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आयनिक आबंध। आयनिक आबंध, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करते हैं या इलेक्ट्रॉन को। दूसरा मेथड है जिसको हम इलेक्ट्रॉन की साझा द्वारा बंद करते हैं, मतलब अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या कहते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं उस वैलेंसी को कहते हैं सहसंयोजकता, और इससे बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी आबंध। उसी तरह से तीसरा उपाय है कि आप एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का दान के द्वारा भी ऑक्टेट को प्राप्त कर सकते हैं, अष्टक नियम का पालन कर सकते हैं। ऐसे एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का दान, डोनेशन करने से जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं उपसहसंयोजकता, और इससे बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजक आबंध। तो ध्यान से देखिए कि जिन तत्वों का विन्यास अस्थायी होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए तीन तरह के रास्ते को उठाता है। या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, जिसे हम विद्युत संयोजकता इलेक्ट्रोवैलेंट कहते हैं। इससे बनने वाले बॉन्ड का नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहलाता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की साझा या म्यूचुअल शेयरिंग से बनाते हैं, जिसको सहसंयोजक या कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। और तीसरा एक मेथड है, तरीका है, जहां हम एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं और उपसहसंयोजकता, इस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजक। क्लियर है? तो हमें पता चला कि ऑक्टेट रूट को प्राप्त करने की तीन विधियां। अब तीनों को हम लोग एक एक करके अलग से पढ़ेंगे, मतलब आयनिक आबंध अलग पढ़ेंगे, कोवैलेंट सहसंयोजी आबंध अलग पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग।